Hello friends, this side DK Jha, chemistry faculty. You are most welcome on your own channel Chemistry Funda. Today we are going to discuss about General Organic Chemistry GOC with complete perspective for IIT JEE Examination 2024 जो कि सबसे पहले अप्रैल में होने जा रहा है। चलो तो हम लोग पिछले दिन जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कुछ बात किया था एस कैरेक्टर की, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की और उसके हिसाब से एसिडिटी और बेसिसिटी को। आज हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। बेटा फिर से मैंने यहां पे लिया टर्म इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है ये दो टाइप का होता है, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट एंड टेम्पोररी डिस्प्लेसमेंट। परमानेंट डिस्प्लेसमेंट को कुछ आप ऐसे समझ लो कि जैसे कि आपने रबर का बॉल लिया और उसको हाथ से दबाओ और फिर हाथ को हटा लो तो वो बॉल क्या होगा कि फिर से अपने शेप को रिगेन कर लेगा। मतलब जितना देर आपने दबाए हुआ था उतना देर तो इफेक्ट था, जैसे ही आपने हटा लिया इफेक्ट हट गया, दैट इज कॉल्ड टेम्पोररी इफेक्ट। लेकिन हमने बॉल को दबाया और हाथ के हटा लेने के बाद भी वो दबा हुआ कंडीशन में ही रह गया, डिफॉर्म्ड स्टेट में ही रह गया, दैट मींस इफेक्ट क्या था, परमानेंट। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन का भी जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो परमानेंट होता है और टेम्पोररी होता है। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट और इधर ले लो टेम्पोररी डिस्प्लेसमेंट। परमानेंट डिस्प्लेसमेंट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। उसके अंदर में हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, ये बाद की बात है। तो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट में हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। तो चलो हम टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पे हम लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। यदि इसको सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, यदि मैं बुकिश लैंग्वेज की बात ना करूं तो इंडक्टिव इफेक्ट होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अब ये डिस्प्लेसमेंट दो टाइप से होता है, माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। अच्छा, माइनस आई किसे बोलोगे आप, ड्रॉइंग कैपेसिटी ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और प्लस आई किसे बोलेंगे, रिलीजिंग कैपेसिटी ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो इसके नीचे लिख दो आप ड्रॉइंग कैपेसिटी ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा आपका रिलीजिंग कैपेसिटी ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से हम लेते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, जिसको रेजोनेंस इफेक्ट भी बोला जाता है। ये मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है बेटा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, ये भी दो टाइप का हो जाएगा, -m +m।
माइनस एम हो गया आपका ड्राइंग कैपेसिटी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, और ये प्लस एम हो जाएगा रिलीजिंग कैपेसिटी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। रिलीजिंग कैपेसिटी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो समझ गए, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, मीजोमेरिक इफेक्ट हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इंडक्टिव इफेक्ट को दो पार्ट्स, माइनस आई प्लस आई। माइनस आई हो जाएगा आपका ड्राइंग कैपेसिटी ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, प्लस आई हो जाएगा रिलीजिंग कैपेसिटी ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली मीजोमेरिक इफेक्ट हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अच्छा, माइनस एम हो जाएगा ड्राइंग कैपेसिटी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, प्लस एम क्या हो जाएगा रिलीजिंग कैपेसिटी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बेसिक पॉइंट समझ गए? ओके लिखते भी चलना। अब बेटा बात कुछ ऐसा है कि इंडक्टिव इफेक्ट में और मीजोमेरिक इफेक्ट में कुछ डिफरेंस है, कुछ क्या काफी ज्यादा डिफरेंस है। मैं यहां पे बता रहा हूं आपको। पॉइंट बना करके लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट बना करके, कि इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस बॉन्ड इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस बॉन्ड इफेक्ट, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ वैरी करेगा। इंडक्टिव इफेक्ट 3 से 4 कार्बन एटम के बाद आफ्टर 3 to 4 कार्बन एटम ये ऑपरेट करना बंद कर देगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस बॉन्ड इफेक्ट, इट डज नॉट ऑपरेट आफ्टर 4 to 5 कार्बन एटम। 4 to 5 कार्बन एटम के बाद बेटा ये काम करना बंद कर देगा। किसी किसी बुक में 2 to 3 लिखा हुआ है, कहीं कहीं 3 to 4 लिखा हुआ है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब धीरे धीरे इसका इफेक्ट इतना कम हो जाएगा कि ये काम करना बंद कर देगा। तुम पूछोगे सर एक्सप्लेन कर दो। एक्सप्लेन अभी पहले मैं पॉइंट नोट कर देता हूं, उसके बाद काफी सारे एग्जाम्पल लेंगे जिसके हेल्प से सारे पॉइंट एक्सप्लेन हो जाएंगे। मीजोमेरिक इफेक्ट is not distance bond effect. Mesomerisc effect is not distance bond effect. Mesomerisc effect distance bond effect नहीं है, डिस्टेंस का इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। It operate to a larger distance. It operates to a larger distance provided pi bond are at conjugate position. इसका मैं मीनिंग क्लियर कर देता हूं। पाई बॉन्ड हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, कंजुगेट पोजीशन का मतलब होता है अल्टरनेट पोजीशन। एक पर है, फिर मान लो एक कार्बन पे है, फिर अगले कार्बन पे नहीं है, फिर अगले कार्बन पे है, फिर अगले कार्बन पे नहीं है। चाहे तो पाई बॉन्ड हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो ये लंबे डिस्टेंस तक काम कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। इट ऑपरेट टू ए लार्जर डिस्टेंस प्रोवाइडेड पाई बॉन्ड आर एट कंजुगेट पोजीशन या अल्टरनेट पोजीशन। थर्ड पॉइंट, मीजोमेरिक इफेक्ट is more dominating Mesomerisc effect is more dominating
देन इंडक्टिव इफेक्ट, देन इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब मेजोमेरिक इफेक्ट पावरफुल है, डोमिनेटिंग है किससे? इंडक्टिव इफेक्ट से। तो मेजोमेरिक इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग देन इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब मेजोमेरिक इफेक्ट पावरफुल है। पावरफुल है का क्या मतलब? आपके पास प्लस एम है, आपके पास माइनस एम है, अच्छा इधर आपके पास प्लस आई है, इधर आपके पास माइनस आई है, तो प्लस एम पावरफुल होगा प्लस आई से, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट के कारण जितना इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा मेजोमेरिक इफेक्ट के कारण उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। तो प्लस एम इज पावरफुल देन प्लस आई एंड माइनस एम इज पावरफुल देन माइनस आई, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट के कारण जितना इलेक्ट्रॉन ड्रॉ होगा मेजोमेरिक इफेक्ट के कारण उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ड्रॉ होगा। तो माइनस एम इज मोर इफेक्टिव देन माइनस आई। नोट डाउन। बच्चों अब प्लस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, अभी आपको मैंने बताया कि किस टाइप से डिस्प्लेसमेंट होगा। अच्छा ये मैंने ऑर्डर लिखा हूं, प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर है O माइनस, फिर NH2, फिर NHR, फिर OR, फिर NHCOR, फिर OCOR, फिर PH, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। माइनस एम इफेक्ट का ऑर्डर हो जाएगा NO2, फिर CN, SO3H, CHO, CO, COO, COR, फिर स्टेर, फिर एसिड, फिर एमाइड, फिर COO माइनस। प्लस एम इफेक्ट में टर्सरी सबसे ज्यादा पावरफुल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल, फिर ड्यूटेरियम, फिर हाइड्रोजन। माइनस आई इफेक्ट में R3N पॉजिटिव सबसे ज्यादा, देन NO2, देन SO2R, देन CN, COOH, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, then OR, then COR, then OH, then C6H5, डबल बॉन्ड और H। तो मैं ये कहना चाहूंगा ये सीरीज याद तो नहीं रहेगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या लिख लो आराम से पॉज करके लिख लो। अच्छा याद तो नहीं रहेगा सीरीज, लेकिन ये होगा कि जब तुम किसी क्वेश्चन में फंसोगे तो सीरीज पलट करके देख लेना, तो तुम्हें थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए, मतलब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि याद हो जाएगा तो बहुत अच्छा, याद यदि कर लिए तो बहुत अच्छा, नहीं भी किए तो कम से कम इतना हेल्प तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो इसका पूरे का। ओके अब हम इसको अप्लाई करना शुरू करते हैं। कोई भी कंपाउंड बेटा एसिडिक होता है, वो एसिडिक क्यों होता है? सबसे बेसिक पॉइंट पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कोई भी कंपाउंड जो एसिडिक है, कल मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि एसिड वो कंपाउंड होता है जो H+ देता है, बेस वो कंपाउंड होता है जो OH- देता है, सिमिलरली बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि HCOOH, अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में इसे फॉर्मिक एसिड या आप इसे मिथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं। व्हाई फॉर्मिक एसिड इज एसिडिक? सवाल उठता है कि फॉर्मिक एसिड एसिडिक क्यों है, पहला क्वेश्चन है। अच्छा यहां पे देखो कि HCOOH, CO ग्रुप, यदि इस दोनों को अलग करोगे तो CO ग्रुप का नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग है। माइनस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन किससे ड्रॉ करेगा? ऑक्सीजन से ड्रॉ करेगा बेटा, किससे ड्रॉ करेगा? ऑक्सीजन से। तो ये हो जाएगा डेल माइनस, और ऑक्सीजन से ड्रॉ हुआ तो ऑक्सीजन पे हो जाएगा डेल प्लस। ऑक्सीजन फाइनली हाइड्रोजन से ले लेगा तो हाइड्रोजन पे हो जाएगा डेल डेल प्लस, डेल डेल प्लस। ठीक है अब कोई हाइपोथेटिकल बेस आप ले आओ, आपने ले आया, बेस क्या करेगा बेटा? उस H को लेके चला जाएगा। तो बेस यदि H को लेके चला गया तो कंपाउंड व्हिच गिव H+ इज कॉल्ड एसिडिक। तो ये बन जाएगा
HC डबल बॉन्ड O निगेटिव। अब ये हो गया आपका फॉर्मेट आयन, ये हो गया आपका फॉर्मेट आयन। अब इस फॉर्मेट आयन को देख लो बेटा, ये निगेटिव चार्ज इधर डीलोकलाइज होगा तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा HCO निगेटिव डबल बॉन्ड O। फॉर्मेट आयन है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, ये क्या हो रहा है? रेजोनेंस स्टेबलाइज। रेजोनेंस स्टेबलाइज होने से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आपको यदि क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाई फॉर्मिक एसिड इज एसिडिक, तो जितने सारे मार्केट में बुक है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सब जगह यही लिखा हुआ है कि ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फॉर्मेट आयन। तो ये एक आंसर तो सही है कि व्हाई फॉर्मिक एसिड इज एसिडिक, ड्यू टू फर्स्ट पॉइंट रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फॉर्मेट आयन, फॉर्मेट आयन, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फॉर्मेट आयन। सेकेंड पॉइंट कि आखिर सबसे पहले हुआ कि H प्लस छोड़ने के बाद क्या हुआ? H प्लस छोड़ने के बाद वो बना फॉर्मेट आयन, लेकिन H प्लस छोड़ने की नौबत क्यों आई? माइनस एम इफेक्ट ऑफ CO ग्रुप। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग नेचर ऑफ, इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग नेचर ऑफ CO ग्रुप, इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग नेचर ऑफ CO ग्रुप। तो व्हाई फॉर्मिक एसिड एसिडिक, तो ठीक है फॉर्मेट आयन बना। फॉर्मेट आयन क्या हो गया? रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। रेजोनेंस स्टेबलाइज होने से क्या हो गया? उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, इसलिए फॉर्मिक एसिड क्या है? एसिडिक है। ये आपका एक एग्जांपल था, नोट कर लो इसे। ठीक है, अब हम सेकेंड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड में हमारे पास आ गया कि व्हाई एसिटिक एसिड, व्हाई एसिटिक एसिड इज वीकर एसिड, व्हाई एसिटिक एसिड इज वीकर एसिड देन फॉर्मिक एसिड HCOH। तो बेटा दोनों को कंपेयर कर लो। कंपेयर कैसे करोगे कि आप इस तरफ लिख दो HCOOH, HCOOH, और इस तरफ लिख दो आप CH3COOH, CH3COOH। अच्छा, ये जो फॉर्मिक एसिड है और एसिटिक एसिड है, इसमें गौर करके देखो कि COOH ग्रुप दोनों में सेम है, दोनों में सेम है। अच्छा, H प्लस रिलीज करने के बाद, H प्लस रिलीज करने के बाद एक फॉर्मेट आयन बन जाएगा, दूसरा एसिटेट आयन बन जाएगा। फॉर्मेट आयन भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है और एसिटेट आयन भी क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज है। लेकिन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। यहां पर जो अल्काइल ग्रुप है लगा हुआ, इसके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर है। इसका नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। यदि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग जाए तो एसिडिटी डिक्रीज कर जाती है। सबसे पहले यहां पे एक पॉइंट लिख लो कि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस आई। माइनस एम इफेक्ट का और माइनस आई इफेक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वहीं पे एसिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्लस आई इफेक्ट का और प्लस एम इफेक्ट का। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग गया तो एसिडिटी क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। तो आप यहां पे पॉइंट लिखेंगे कि व्हाई एसिटिक एसिड इज वीकर एसिड देन फॉर्मिक एसिड। तो आपका आंसर हो जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर होने के कारण
क्या है कि एसिटिक एसिड वीकर एसिड है, किससे? फॉर्मिक एसिड से। ठीक है, यहां पे 2 पॉइंट और लिखो। एक पॉइंट कि ऑल अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। ऑल अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर। जितने सारे अल्काइल ग्रुप हैं उसका नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, वो इलेक्ट्रॉन देता है। अल्काइल ग्रुप कौन है? sp3 एटम्स है, तो ऑल sp3 एटम्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग व्हाइल sp2 एंड sp एटम्स आर इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग इन नेचर। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा आपके पास कि all sp3 atoms are electron releasing while sp2 and sp atoms are electron drawing। तो जितने सारे अल्काइल ग्रुप हैं, जितने सारे sp3 एटम्स हैं, उसका नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, जबकि sp2 और sp एटम्स का नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग है। नोट कर लें आप इसे। नोट कर लिया? ठीक है, चलो आगे आने वाले कुछ एग्जाम्पल के लिए एक हम कॉमन हेडलाइन रखते हैं। यहां पे एक हम कॉमन हेडलाइन ले लेते हैं आने वाले कुछ एग्जाम्पल के लिए कि अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी के गिरते हुए क्रम में आप अरेंज करो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 1 है HCOOH, CH3COOH, CH3 CH2COOH, CH3 CH2COOH। इसको हमने मान लिया A B C D। अब यहां पे देखो कि अभी जो हमने कंपेयर किया था लास्ट एग्जांपल में, उसमें मिथाइल ग्रुप था। मिथाइल ग्रुप क्या था? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग था। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होने के कारण ये फॉर्मिक एसिड से कम एसिडिक था। अब यहां पे क्या है? इथाइल ग्रुप है। इथाइल ग्रुप और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो एसिडिटी और भी डिक्रीज कर जाएगी। यहां पे प्रोपाइल ग्रुप है, और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो एसिडिटी और भी डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन तुम पूछोगे सर इसके बाद यदि बढ़ा दूं तो? इसके बाद यदि बढ़ाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट का डिस्टेंस बॉन्ड इफेक्ट है, एक 3 से 4 कार्बन एटम के बाद वो काम करना बंद कर देता है। ये बात आपको हमेशा कीप इन माइंड, ध्यान में रखना होगा। तो इस एग्जाम्पल में आप क्या देख रहे हैं कि ए सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। चलो हम सेकेंड एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो हमारे पास है CH3 COOH, एक, फिर है CH2 ClCOOH, इसको हमने मान लिया B, फिर CH Cl2 COOH, इसको मान लो C, फिर ले लो आप CCl3 COOH, इसको मान लो आप D। यहां पे आप क्या देख रहे हो कि ये इथेनोइक एसिड है या एसिटिक एसिड है, इसके अल्फा पोजीशन पे एक ड्रॉवर ग्रुप लग गया। क्लोरीन ग्रुप का नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग है। तो इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप लगने के कारण एसिडिटी को क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। यहां पे 2-2 Cl लगा हुआ है, एसिडिटी और भी बढ़ जाएगी। यहां पे 3-3 Cl लगा हुआ है, एसिडिटी सबसे ज्यादा हाई हो जाएगी। तो D
ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन ए। आप यहां पे लिख सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अच्छा, एक पॉइंट भी यहां पे बन जाएगा कि अल्फा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप बढ़ने से एसिडिटी इंक्रीज कर रही है कि एज इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप, एज इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप increases at alpha position, as electron drawing group increases at alpha position, acidity increases। एसिडिटी क्या कर जाएगा बेटा? इंक्रीज कर जाएगा, एसिडिटी इंक्रीजेज। ठीक है, समझ गए? यहां पे एक सीएल ग्रुप है, दो दो सीएल ग्रुप है, तीन तीन सीएल ग्रुप है, तो अल्फा पोजीशन पर जैसे जैसे सीएल ग्रुप बढ़ते जा रहा है एसिडिटी इंक्रीज करती जा रही है। लिखो, मैं इधर हटा देता हूं। अब आप थर्ड एग्जांपल ले लो। थर्ड एग्जांपल में आप ले लो CH3 COOH ए मान लो, फिर आप ले लो CH2 एक जगह CH3 COOH B, फिर CH3 H COOH से, फिर आपके पास आ जाएगा CH3 COOH, इसको मान लो D। अभी जो हमने आप लोगों को बताया था, जो डिक्टेट किया था, उसमें क्या था कि जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे, देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एक, यहां पे दो दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यहां पे तीन तीन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ने से एसिडिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज कर जाती है। यहां पे इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप था, वहां पे क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो सबसे कमजोर एसिड कौन है? डी। और सबसे पावरफुल एसिड कौन है? ए। तो यहां पर आप इसको कर सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी, इज ग्रेटर देन सी, इज ग्रेटर देन डी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, यहां पर पॉइंट लिख देता हूं, एज अल्काइल ग्रुप increases at alpha position, acidity decreases, एसिडिटी डिक्रीजेज। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अल्फा पोजीशन पे बढ़ते जाएगा एसिडिटी क्या होता जाएगा बेटा? कम होता जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आप उसको नोट कर लो। कर लिए? फोर्थ पॉइंट, फोर्थ एग्जांपल ले लो। जैसे हमने लिया CH3 COOH A, CH2 ClCOOH B, CH2 BrCOOH C एंड CH2 ICOOH, इसको मान लो आप D। देखो, जो ए एग्जाम्पल है उसमें कोई भी ड्रॉवर नहीं लगा हुआ है, बी में ड्रॉवर है, सी में ड्रॉवर है, डी में ड्रॉवर है। लेकिन क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे? ब्रोमीन से। ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे? आयोडीन से। तो क्लोरीन वाला ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो इसका जो ऑर्डर लिखोगे, बी सबसे ज्यादा एसिडिक, देन सी, देन डी, देन ए। लिखो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। नोट कर लो बेटा। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। हो गया? नोट कर लिया आप लोग?
ठीक है बच्चों, यहां तक हो गया नोट। तो अभी बेसिक इंफॉर्मेशन जो आईआईटी के लिए चाहिए एसिडिटी और बेसिसिटी का, वो आपको मिल गया। इससे आगे अभी हम गंभीर चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। ओके, बाय बाय।